हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ भाई, सब मस्त हो, अच्छे हो, घर पे सब अच्छे से NCERT पढ़ रहे हो। आपका खुश रहना बेटा बहुत ज़रूरी है, और आपका निरंतर सेल्फ स्टडी करना, लाइन टू लाइन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि 12वीं के साथ आपको इंडिया को टॉप करना है। ऐसे हमारे सारे बच्चे थे, और भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सब अच्छी मेहनत पे जाएंगे, है ना। तो बेटा ध्यान दें, लेक्चर नंबर 89 में आज आपका स्वागत है। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने आपको डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के बारे में बताया। यानी डबल फर्टिलाइजेशन जो इस पृथ्वी के ऊपर केवल आवर्त बीजियों का यूनिक कैरेक्टर है, इस पृथ्वी पर केवल आवर्त बीजियों में है, इसके अलावा अन्य किसी पादप समूह में उपस्थित नहीं है। इस दोहरे निषेचन में बेटा आपने दो इवेंट का स्टडी किया। फर्स्ट आपका था सिनगेमी, जो पृथ्वी पर होता आया है, फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन जो पृथ्वी पर होता आया है। ऐसा कोई पादप समूह से जंतु जो लैंगिक जनन करते हैं तो दो गैमेट का फ्यूजन होना, दैट इज सिनगेमी। अब हाँ, वो प्रिमिटिव टाइम से आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी उसके टाइप हो सकते हैं, बट सिनगेमी आपका फर्टिलाइजेशन, और सिनगेमी का रिजल्ट जो है वो जाइगोट है। वो तो ये मेजर इवेंट है, और ये आवर्त बीजों में भी होती है, इसका कोई शक नहीं है। लेकिन आवर्त बीजों में एक एक्स्ट्रा चीज, एक मेल गैमेट, क्योंकि दो मेल गैमेट वहां पर होते थे, एक मेल गैमेट जब दो ध्रुवीय केंद्र को समेकन से एक द्वितीय केंद्रक बनता है, उसको फ्यूज करते हैं, फलस्वरूप आपके पास एक PN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो ट्रिप्लॉइड होता है। ये आवर्त बीजियों का बेटा एक यूनिक कैरेक्टर है, एक आप समझ सकते हैं कि सबसे बेस्ट कैरेक्टर है आवर्त बीजियों का, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि फिर आप जानते हो कि दो इवेंट होगी, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, दोहरा निषेचन। और दोहरा निषेचन की खोज नावासी ने लीलियम और फ्रिटिलेरिया पादपों में की। बात को समझ रहे हैं? तो ये आप समझ पा रहे हैं बेटा। तो लीलियम और फ्रिटिलेरिया पादपों में की दोहरे निषेचन की खोज नावासी ने। अब दोहरे निषेचन का रिजल्ट क्या आया? सिनगेमी का रिजल्ट आया जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट आया PN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यस बेटा, जाइगोट जब सिनगेमी हो गई तो ट्रिपल फ्यूजन होगा, अगर सिनगेमी फेल है तो ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा। यस, अब अपन बात रहे कि सिनगेमी होने के बाद, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जाइगोट रेस्ट करेगा, जाइगोट थोड़ी रेस्टिंग फेज में रहेगा, उसको आप कहते हो डोरमेंशिया ऑफ जाइगोट, नॉट सीड। जो डोरमेंशिया ऑफ जाइगोट है, जाइगोट रेस्ट करेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पहले एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीजन होंगे, क्योंकि जब जाइगोट एम्ब्रियो में बदलेगा तो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को वो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देगा। तो ये जो सारी इवेंट्स होंगी आपकी, ये बेटा आपको मैंने बताए थे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगी। ये सारी इवेंट्स क्या होंगी बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यस, तो ध्यान दें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ना बेटा। निषेचन पश्च घटनाएं, ये मैंने आपको लिख भी दिया था, निषेचन पश्च घटनाएं, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट मैंने लिखा था आपके सामने बेटा। तो देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पश्च घटनाएं, और निषेचन फर्स्ट घटनाओं में क्या क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष का विकास, भ्रूणपोष का विकास। यस बेटा। सेकंड आपका जो इसमें है बेटा, वो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी हालांकि जाइगोट पहले बनेगा, लेकिन जाइगोट में एक बार विभाजन रुक जाएंगे, पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फिर भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी बेटा एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोजेनी। यस, एंड देन अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, थर्ड जो बात करते हैं कि भाई ये सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे, और मैंने आपसे कहा था कि दोहरा निषेचन होते ही उस उद्दीपन वहाँ पर मिल जाते हैं कि बीजांड बीज बनाएगा, ओव्यूल सीड बनाएगा, और ओवेरी जो आपका फ्रूट बनाएगी। तो अपन कहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी इसको मैं इस फॉर्म में कहूँ कि बेटा डेवलपमेंट ऑफ सीड को मैं ऐसे कहूँ कि ओव्यूल्स मैच्योरिंग इनटू सीड, कि ओव्यूल परिपक्व होकर किसमें चेंज हो जाएगा? निषेचित ओव्यूल, निषेचित बीजांड, ओव्यूल मैच्योरिंग
ओव्यूल मैच्योरिंग इनटू सीड, यानी वो किस में डेवलप हो जाएगा बताओ, बीज में। यानी जो परिपक्व बीजांड है वो किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। निषेचित परिपक्व बीजांड है ना, मैं यहाँ लिख दूं कि निषेचित परिपक्व बीजांड, जो आगे भी लिखेंगे अपन। यस बेटा, ये लो जी, निषेचित परिपक्व बीजांड। यस, खैर यहाँ तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, लेकिन एक बार फिर और फिर अपन कहें बेटा फोर्थ की डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट तो अपन कहेंगे कि भाई ओवेरी मैच्योरिंग, ओवेरी परिपक्वन होकर किसमें, मैच्योरिंग इनटू फ्रूट। ओवरी किसमें बदल जाएगी, फ्रूट में बदल जाएगी। यानी अपन ऐसे कहें कि निषेचन के पश्चात परिपक्व अंडा से क्या होगा, फल होगा। तो निषेचित परिपक्व अंडा से जो किस में बदल जाएगा, फल में, और ये बीजांड किस में, बीज में। बात को समझे। यस, तो ये सारी इवेंट्स क्या होगी बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यस, अपन फर्स्ट पहले इवेंट की स्टडी करेंगे अपन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष का विकास। तो आपके सामने देखते हैं भ्रूणपोष का विकास। तो बेटा देखिए कि अब अपन फर्स्ट इवेंट की स्टडी यहाँ पर करेंगे, जो है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। यस, तो ध्यान दें, ये लो जी, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, यानी बेटा किसका, भ्रूणपोष का निर्माण। अब एक चीज़ तो आप ये क्रम से आना, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, तो थोड़ा क्रम से आना कि जैसे जहाँ पहली बात तो आप दिमाग लगाओ कि एक ओव्यूल था गुरु बीजाणुधानी, ओव्यूल था, ऐसे मैं बड़ा बना दूँ, एक ओव्यूल था गुरु बीजाणुधानी। आपको पता होना चाहिए, क्रम पता होना चाहिए बेटा कि ये ओव्यूल था, मान लो बीजांड है, ये बीजांड की मेन बॉडी थी न्यूसेलस था ना। फिर न्यूसेलस के से एक सेल डिफरेंशिएट हुई मेगास्पोर मदर सेल, फिर एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो 4 मेगास्पोर, 3 नष्ट हो गया, कहला फंक्शनल मेगास्पोर। और उस फंक्शनल मेगास्पोर ने ओव्यूल के अंदर क्या बनाया, एम्ब्रियोसैक। ओव्यूल के अंदर क्या बनाया, मान लो एम्ब्रियोसैक बनाया। अब ओव्यूल के अंदर क्या बन गया, एम्ब्रियोसैक। ये लो जी, एम्ब्रियोसैक बन गया। अब वो एम्ब्रियोसैक क्या था, 7 कोष की 8 केंद्र की। तो ये एक सेल या 2 सिनर्जिड एक सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये एंटीपोडल सेल। ये था ना सेंट्रल सेल बन गई थी। जैसे ही वो पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब ने ये अपने मटेरियल यहाँ पर छोड़े, एक नष्ट होती हुई सहाय कोशिका में ये 2 मेल गैमेट यहाँ पर छोड़ दिए। तो एक मेल गैमेट किससे फ्यूज हुआ, फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ। तो क्या बन गया, जाइगोट। तो अगर आपको जाइगोट पूछे तो ओव्यूल के अंदर क्या, एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या, एग सेल, एम्ब्रियोसैक के अंदर एग सेल, और एग सेल से जब मेल गैमेट फ्यूज हुआ, मेल गैमेट और ये एग सेल, यस, ये फ्यूज हुआ तो कहाँ क्या बना, यहाँ पर जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। और दूसरे नरगुमक ने जब ये ध्रुवीय केंद्र के एक हो गए, तो दूसरा ये नरगुमक था प्लस 2 ध्रुवीय केंद्र एक हो गए, तो ये आपका बन गया 2n केंद्रक। तो फिर आपका क्या बन गया, PN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब एक बार जाइगोट यहाँ आराम करेगा, पहले ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से आप समझ रहे हो कि जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में है, तो सेंट्रल सेल को मैंने क्या बताया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यही बताया था ना बेटा मैंने, बोलो यस। तो बिल्कुल ऐसे दिमाग से आना है, क्रम से आना है, लॉजिकली आना है, तो कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन हो आपका 100% सोल्व हो जाएगा। यस, अब बेटा जी ध्यान दो कि देखो इसका मतलब मैं आपके सामने ये लिखूं, ये चीज़ बताऊं मैं आपको कि भी ओव्यूल में क्या था, एम्ब्रियोसैक। जैसे मैं ये बताऊं यहाँ पे कि भाई ओव्यूल में क्या था बेटा, ओव्यूल बोले तो बीजांड। यस, बीजांड के अंदर क्या विकसित हुआ, मैंने आपको बताया एम्ब्रियोसैक, भ्रूणकोष। उसके अंदर जो एग सेल थी और ध्रुवीय केंद्रक थे, तो एग सेल से मेल गैमेट मिला जाइगोट, और वो जो ध्रुवीय केंद्रक थे वो सेंट्रल सेल में थे। तो वो सेंट्रल सेल में थे, तो आप जानते हो कि सेंट्रल सेल जो केंद्रीय कोशिका थी उसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक थे। सेंट्रल सेल ये केंद्रीय कोशिका थी,
और उसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक थे, सही। तो उन 2 ध्रुवीय केंद्रकों से जब मेल गैमेट बन गया है ना, तो आप समझ रहे हैं कि मेल गैमेट उससे मिल गया 2 ध्रुवीय केंद्रकों से, तो आपके पास में क्या बन गया, वो सेंट्रल सेल का जो केंद्रक था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लोइड था। और उस सेल को अपन क्या बोल देंगे, PEC, है ना, PEC, यानी आप क्या बोल दोगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये लो जी, क्लियर। तो ये PN ट्रिप्लोइड है ना। तो सीधी सी बात कहें अपन बेटा कि यह किसका प्रोडक्ट है, एंडोस्पर्म। तो अपन बात करें बेटा कि ये जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है, तो भ्रूणपोष ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट है। अपन कहें बेटा कि या ट्रिपल फ्यूजन का उत्पाद है, तो भ्रूणपोष ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। तो अपन ने क्या लिखा भी कि जो भ्रूणपोष है वो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, कि एक मेल गैमेट और 2 ध्रुवीय केंद्रक जो N और N थे उससे सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, उनका फ्यूजन हुआ तो आपका भ्रूणपोष बना। तो अपन ने कहा कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। और मतलब ये किससे डेवलप हुआ, और यह एम्ब्रियो सैक की सेंट्रल सेल से, जो केंद्रीय कोशिका होती है, सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल से विकसित होता है। भाई ये एम्ब्रियो सैक की किस सेल से विकसित होता है, सेंट्रल सेल से विकसित होता है। सीधी सी बात आपके समझ में आई कि ये भ्रूणपोष ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, और यह एम्ब्रियो सैक की सेंट्रल सेल से विकसित होता है, एम्ब्रियो सैक की सेंट्रल सेल से विकसित होता है। यस बेटा, बोलो बोलो, क्लियर। और अपन कहें कि ये एक त्रिगुणित उत्तक है, क्लियर। तो अपन बात उठा कि बाद में अपन इसको क्या कहेंगे कि यह त्रिगुणित उत्तक है। त्रिगुणित उत्तक का मतलब ट्रिप्लोइड टिश्यू बनेगा ना बाद में जब डेवलप होगा, तो ट्रिप्लोइड टिश्यू त्रिगुणित उत्तक है, जो संचित भोज्य पदार्थों से भरा हुआ है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि भाई संचित भोज्य पदार्थों से भरा हुआ है, क्लियर। कौन, जो भ्रूणपोष है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सीधी सी बात है बेटा, और फिर आप जानते हो कि कब इसका यूज होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग परिवर्धित, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, परिवर्धित यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो, परिवर्धित भ्रूण को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, पोषण देने में होगा, न्यूट्रिशन पोषण देने में होगा। बात को समझ रहे हैं आप, है ना। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने में इसका उपयोग होगा, वो तो अपन बात समझ रहे हैं। इससे अपन बात फिर क्या कहना चाहते हैं कि सीधी सी बात है बेटा, इससे अपन कहना चाहते हैं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, फिर अपन एक बात कहेंगे कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, भाई आपने क्या, इसका उपयोग कैसे होगा, भाई उपयोग किसमें होगा, जो उसमें संचित भोज्य पदार्थ है उसका उपयोग होगा कि विकासशील भ्रूण को पोषण देने में। तो अपने सीधा सा समझ में आता है, तो एंडोस्पर्म अपने सीधा समझ में आता है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट यानी भ्रूणपोष। यस, तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट यानी भ्रूण के विकास से पहले होगा। पहले होना जरूरी है बेटा, पहले क्यों होगा वो भी आपके समझ में आ गया, क्योंकि इसका उपयोग कब हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने में, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने में। इसलिए अपन बात रहे कि इसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होगा, है ना, ताकि अपन फिर लिखें, ताकि विकासशील भ्रूण को पोषण की सुनिश्चितता हो जाए, पोषण की सुनिश्चितता हो जाए। बात को समझ रहे हैं आप, ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण की सुनिश्चितता हो जाए। यस बेटा,
अगर अपन बात करें सीधी सी, अर्थात अपन कहें बेटा कि अधिकांश आवर्त बीजों में जायगोट में तब विभाजन शुरू होंगे जब भ्रूणपोष एक निश्चित विकास पूरा कर चुका होता है। या फिर मान लो कि जायगोट में और इस पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में अगर साथ साथ विभाजन हुए तो इसमें तेजी से विभाजन होंगे, हाँ ना, ताकि जायगोट एम्ब्रियो में बदलने से पहले या बदल रहा होता उस दौरान एक एंडोस्पर्म टिश्यू इस सेल से एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाए जो उसको पोषण दे सके, एंडोस्पर्म टिश्यू बन जाए जो उसको क्या दे सके बेटा, पोषण दे सके, है ना। तो अपन एक बात कहते हैं बेटा यहाँ पर कि अधिकांश आवर्त बीजियों में जायगोट में विभाजन तब शुरू होता है जब भ्रूणपोष एक निश्चित विकास पूरा कर चुका होता है। यदि जायगोट और पीएन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में एक साथ विभाजन हो तो पीएन में अधिक तेजी से विभाजन होगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्रॉस कर जाएगा, मतलब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आगे पहुंच जाएगा ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल सके, है ना। तो अपन सीधी सी बात कहते हैं कि भाई अधिकांश आवर्त बीजियों में, अधिकांश मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में, अधिकांश आवर्त बीजियों में जायगोट जो सिनगैमी का रिजल्ट था, जायगोट में विभाजन तब शुरू होगा, यस बेटा, जायगोट में विभाजन तब शुरू होगा जब एंडोस्पर्म एक अपन कहें बेटा कि जब जो एंडोस्पर्म है वो एक निश्चित विकास पूर्ण कर चुका है, एंडोस्पर्म एक निश्चित डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म एक निश्चित विकास पूरा कर चुका है तब होगा। सही, ये लो जी, ये बॉक्स बना दिया अपन ने, यस। और यदि अपन कहें यदि विभाजन साथ साथ हो, विभाजन साथ साथ होगा तो पीईएन में तेजी से, भाई कुछ एक आधे एंजियोस्पर्म में यदि विभाजन, वैसे तो जायगोट से पहले पीईएन में स्टार्ट हो जाता है ताकि एंडोस्पर्म में एक निश्चित विकास पूरा कर चुका हो, फिर जायगोट्स में विभाजन शुरू होगा एम्ब्रियो बनने के लिए, है ना। लेकिन कुछ यदि विभाजन, कुछ आवर्त बीजों में यदि विभाजन साथ साथ होगा तो पीईएन में तेजी से विभाजन होगा, पीईएन में तेजी से विभाजन होगा, है ना, ताकि वह एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्रॉस कर जाए, ताकि वह एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्रॉस कर जाए। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्रॉस कर जाए, ठीक है बेटा। तो अब अपन बात करते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब देखो जैसे अनाज है, गेहूं, चावल, तो वहाँ स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है, यानी स्टोरेज क्या होता है, स्टार्च होता है। ऐसे जैसे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो मक्का होता है, मक्का में एलिरोन होता है, तो वो प्रोटीनी पदार्थ होता है। और ऐसे में आपको बताऊँ जैसे कि जो तेल देने वाले पादप होते हैं, बीज होते हैं, सरसों या अरंड है, उनमें मतलब ऑयली सबस्टांस होता है, फैट होता है स्टोर फूड के रूप में। बात को समझे? तो ये लाइन मैंने आपको बता दी। अब बेटा ये बात है कि भी एंडोस्पर्म के भी टाइप होते हैं। तो एंडोस्पर्म के टाइप किस पे बेसिस पे? डेवलपमेंट के बेसिस पे भ्रूणपोष के प्रकार होते हैं। तो भाई वो डेवलपमेंट के बेसिस पे भ्रूणपोष के क्या प्रकार हैं, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। यस, हाँ तो बेटा देखिए, मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के विकास का तरीका, है ना बेटा, मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, तो भ्रूणपोष के विकास का तरीका। यस बेटा, और सीधी सी बात कहें कि अब किस टाइप का भ्रूणपोष बनेगा, तो मैं आपको कहूँ कि भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, कोष नहीं भैया, यहाँ कंफ्यूज मत होना, कोष का मतलब एम्ब्रियो सैक है ना, तो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, पोषक उत्तक है, तो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म के प्रकार का निर्धारण, किस टाइप का बनेगा उसका डिटर्मिनेशन, प्रकार का निर्धारण। ये जो पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो ट्रिप्लोइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यस, में प्रथम विभाजन के साथ ही हो जाता है।
प्रथम विभाजन के साथ ही हो जाता है। मतलब सीधी सी बात ये बेटा कि पहला विभाजन ही ये प्रदर्शित कर देता है, ये निर्धारित कर देता है कि बनने वाला भ्रूणपोष किस प्रकार का होगा। यस, ये अपन बात करें कि उसका पहला डिवीजन ही ये डिफाइन कर देता है, या प्रथम विभाजन के पश्चात ही मतलब निर्धारण किया जा सकता है, सही, किस प्रकार का एंडोस्पर्म बनेगा। बात को समझे। अब देखो बेटा कि जो मोड ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब विकास के आधार पर, विकास के तरीके, मतलब डेवलपमेंट के मोड के बेसिस पे, विकास के तरीके के आधार पर एंडोस्पर्म, जो भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म, या ऐसे कहें एंडोस्पर्म टिश्यू भ्रूणपोष ऊतक, निम्न 3 प्रकार के होते हैं। यस बेटा, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब बेटा जी वो 3 प्रकार क्या क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी बेटा आप कहोगे कि मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष है। यस, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो बेटा देखो कि जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो किस रूप में होता है या कैसे अपन बात करें कि पहली बात तो अपन ये लिखेंगे कि इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। मतलब लाइन क्या लिखे बेटा कि यह आवर्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म, यानी यह आवर्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है या सबसे सामान्य प्रकार का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। यस बेटा, इसमें क्या होता है कि जो आपके पास में पीईसी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, आपके पास में बेटा जो पीईसी है यानी जो सेंट्रल सेल थी जो पीईसी में कन्वर्ट हुई, तो आपके पास में जो पीईसी है, इस पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, या अपन कहें कि हाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में ये आपका न्यूक्लियस है। ये तो ये न्यूक्लियस क्या है? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लॉइड है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो क्या है बेटा? ट्रिप्लॉइड, 3N है। यस, अपन कहें कि भाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी बेटा ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब इसमें सक्सेसिव यानी लगातार न्यूक्लियर डिवीजन हो, यस, यानी केंद्र की विभाजन हो, और वो आपके कैसे हो? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। तो अब इस PEN में जो 3N है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इस PEN में फर्स्ट डिवीजन, जो फर्स्ट डिवीजन है तो वो फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो। ये तो पहला डिवीजन क्या हुआ? फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी प्रथम मुक्त केंद्रकीय या मुक्त केंद्रीय विभाजन। तो बेटा जी पहला फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब तो आप जानते हो
कि कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो हो जाए केंद्रीय विभाजन, यानी जो डीएनए रेप्लिकेटेड हुआ एस फेज में, डीएनए का अमाउंट डबल हुई है, तो प्रत्येक क्रोमोजोम पे जो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है, ये रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल ये तो सेपरेट हो जाए टीलोफेज के अंत तक, है ना। मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो, यानी भित्ति निर्माण नहीं हो, वाल फॉर्मेशन नहीं हो, साइटोकाइनेसिस नहीं हो। यस, तो फर्स्ट डिवीजन क्या हुआ? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, प्रथम विभाजन मुक्त केंद्रीय। और अब सक्सेसिव डिवीजन, कई सारे अपन बात उड़ा कि अब आगे से आगे सक्सेसिव डिवीजन होते जाएंगे। तो फर्स्ट डिवीजन आपका हो गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया तो ये जो यहाँ 2 न्यूक्लियाई हो गई, 2 न्यूक्लियाई होंगे ना, फर्स्ट डिवीजन हो गया। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि 2 न्यूक्लियाई ट्रिप्लोइड, ये 2 न्यूक्लियाई हो गए, सही। अब आप जानते हो कि फिर नेक्स्ट आपका क्या होगा, फिर वापस अपना बात रखिए क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फिर वही मुक्त केंद्रीय विभाजन होगा। और मुक्त केंद्रीय विभाजन होते ही आप जानते हो कि भाई कई सारे न्यूक्लियस बनेंगे, या फिर अपन कहें कि यहाँ सीधा ही कह दें कि मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब कई सारे मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और वो भी लगातार, सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? लगातार। तो लगातार कई सारे डिवीजन यहाँ पर होते रह जाएंगे। तो लगातार कई सारे डिवीजन हो गए तो देखो ये लो, यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियाई बन गए, यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियाई बन गए। यस बेटा, तो ध्यान दें कि यहाँ पर अपन बात रहा कि कई सारे न्यूक्लियाई, ये ट्रिप्लोइड, ये लो जी, ये लो, कई सारे न्यूक्लियाई बन गए। तो मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सक्सेसिव, लगातार, है ना। अब आप जानते हो पहले डिवीजन ही डिफाइन कर दिया, डिटरमाइन कर दिया कि पहला डिवीजन फ्री न्यूक्लियर है, तो फिर आगे मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो ये आपका न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होगा, और ये मोस्ट कॉमन है। ये क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन। बोलो बोलो, तो ये क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन। तो फिर आप जानते हो कि इस प्रकार, फिर आप जानते हो बेटा कि कई सारे डिवीजन और हो गए, और कई सारे डिवीजन हो गए, तो आप समझ सकते हो ये देख ग्रंथ है, तो कई सारे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गए, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे 1000 ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब ये कई सारे न्यूक्लियस आपके पास हो गए। ये लो जी, बात को समझे? तो कई सारे न्यूक्लियस हो गए, बहुत अच्छे समझ में आए आपको, कई सारे न्यूक्लियस हो गए। अब आप समझ सकते हो कि एक साथ क्या हो जाएगा? वाल फॉर्मेशन। फिर एक साथ ये मल्टी सेलुलर टिश्यू बन जाएगा, यानी फिर एक साथ फिर वाल फॉर्मेशन होगा बाद में, है ना। उसके बाद तो आप जानते हो कि ये मल्टी सेलुलर टिश्यू बन जाएगा। तो ये मल्टी सेलुलर टिश्यू बन जाएगा। तो अब इसके ऊपर अपन बात तरीके से वाल फॉर्मेशन होने लग गई, तो वाल फॉर्मेशन ऐसे भित्ति यहाँ पर ऐसे वाल फॉर्मेशन होने लग गई, तो ये सेल्स बन गई, वो तो बाद में आप समझ रहे हो।
ये लो जी। और कुछ यहाँ पर अभी न्यूक्लियाई जो वाल फॉर्मेशन होकर सेल में चेंज होंगे, यहाँ कुछ न्यूक्लियाई जो ये वाल फॉर्मेशन होकर सेल में चेंज होंगी। तो ये आपके पास में बन गया मल्टी सेलुलर टिश्यू, बहुकोशिकीय ऊतक, मल्टी सेलुलर टिश्यू, या इसको अपन कहते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू, एंडोस्पर्म टिश्यू। यस बेटा। तो ये क्या हो गया कि जब पीईसी यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में पहला डिवीजन फ्री न्यूक्लियर हो गया, 2 न्यूक्लियाई बन गए, फिर मैनी डिवीजन फ्री न्यूक्लियर, कई सारे न्यूक्लियाई 1000 न्यूक्लियाई बन जाएं, फिर वाल फॉर्मेशन एक साथ स्टार्ट हो, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसा जो एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा वो आपका होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होगा बेटा? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये आप क्या कहोगे कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी ये आपका जो डेवलपमेंट है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है। यस बेटा, क्लियर है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जैसे अपन करें बेटा कि आवर्त बीजों में ज़्यादा यही पाया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे बेटा कि कॉटन है, मेज है ना, कॉटन, मेज, ये लो, तो इसमें ये पाया जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी इसको आप बोलते हो फ्री न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बात समझ में आई? बोलो भाई, यस और नो, क्लियर है? तो 100% आपके मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष ऊतक का ये विकास हो गया। समझ गए? क्लियर। अब देखो मैं नेक्स्ट यानी सेकंड लेता हूं, जो आपका क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और फिर एक हेलोबियल मध्यवर्ती है। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं क्या, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे न्यूक्लियर क्लियर हो गया ना। अब देखो यहीं पे अपन लेते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो फर्स्ट टाइप हो गया, 3 टाइप के होते हैं। ये लो बेटा। अब अपन देखो सेकंड अपन टाइप लेते हैं सेलुलर मोड ऑफ डेवलपमेंट, यानी दूसरा जो आपका टाइप होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष। भाई जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो फाइनल तो वो फिर मल्टी सेलुलर टिश्यू बनना होता है, लेकिन कोशिकीय भ्रूणपोष अपन किसे कहते हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूं कि इसमें आप जानते हो बेटा कि जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, तो वही अपन यहाँ दें कि आपके पास में ये पीईसी सेल है, पीईसी सेल है, आप समझ पा रहे हैं, पीईसी सेल है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये लो, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, गुणिता का आपको पता है 3n है, ट्रिप्लोइड है। बात को समझ गए? अब बेटा जी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, 3n है। यस, इसमें फर्स्ट डिवीजन ही, पहला डिवीजन ही, फर्स्ट डिवीजन नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल कोश की विभाजन होता है कि कैरियोकाइनेसिस हो जाता है जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो 2 केंद्रक, 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी, यानी कैरियोकाइनेसिस किसको फॉलो करे? साइटोकाइनेसिस को, ताकि वाल फॉर्मेशन भी हो जाए। बात को समझ रहे हैं? तो अपन कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड मेनी टाइम इन ईच डिवीजन फॉलोड बाय वाल फॉर्मेशन। यस, यानी यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस किसको फॉलो करे? साइटोकाइनेसिस को। प्रत्येक
कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस, मतलब वाल फॉर्मेशन, तो वो साथ साथ ही हो। यस बेटा, तो देखो कि साथ साथ ही होगा, तो देखो यहाँ हाथों हाथी 2 सेल हो जाएगी, है ना बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ साथ साथ ही आप जानते हो कि 2 सेल हो जाएगी, ये लो, क्लियर। अब आगे जितने भी डिवीजन होंगे, वही बात, मैनी डिवीजन, तो सारे डिवीजन नॉर्मल होंगे, शुरू से आपके प्रमात्र नॉर्मल। तो फिर आप जानते हो कि अब आगे जितने भी डिवीजन होंगे तो वो सारे डिवीजन आप समझ सकते हो कि क्या होंगे, नॉर्मल डिवीजन। फिर अपन कहें मैनी नॉर्मल डिवीजन। आगे जितने भी डिवीजन होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा, नॉर्मल डिवीजन ही होंगे। बात को समझ रहे हैं आप। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि देखो वो सारे नॉर्मल डिवीजन होंगे तो इस फॉर्म में ये लो जी, तो मैंने नॉर्मल डिवीजन हो गए, तो साथ साथ में क्या बन रही है, सेल। और फिर आप समझ सकते हो कि वो मल्टी सेलुलर टिश्यू, यानी बहुकोश के आपका उत्तक बन गए, मल्टी सेलुलर टिश्यू बन गया। और बहुत सारी सेल्स यहाँ पर आप समझ रहे हो कि डेवलप्ड हो गई, बहुत सारी सेल्स अपन बात रहा कि यहाँ पर क्या हो गई, डेवलप्ड हो गई। तो बेटा देखो ये मल्टी सेलुलर टिश्यू और ये मल्टी सेलुलर टिश्यू एंडोस्पर्म टिश्यू। लेकिन फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर क्या था, नॉर्मल। तो फर्स्ट डिवीजन अगर फ्री न्यूक्लियर हो और फिर मैनी फ्री न्यूक्लियर हो तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पहला डिवीजन ही अपन बात रहे कि नॉर्मल हो तो सेलुलर एंडोस्पर्म। तो क्या लिखा अपन ने कि पहला डिवीजन ये निर्धारित कर देता है कि किस टाइप का एंडोस्पर्म बनेगा। तो पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया, दूसरा पर क्या हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। और यहाँ अगर अपन एग्जाम्पल लें तो ये पिटोनिया में पाया जाता है। एग्जाम्पल लें तो किसमें पाया जाता है, पिटोनिया में। पिटोनिया में ये पाया जाता है बेटा। बात को समझ रहे हो, यस, क्लियर है, बोलो। अब अपन बात करते हैं बेटा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं कि जो कोकोनट वाटर होता है, अगर आप किसी नारियल बेचने वाले, हरे नारियल होने चाहिए। देखो नारियल आप देखते हो ना, एक तो वो स्किन हरी होती है, हरा नारियल जो आप पानी पीते हो, पाइप मलाई वाला नारियल भी पीते हो तो फिर ऐसे पाइप मारते हो तो मलाई आती है मुंह के अंदर। फिर आप जानते हो पानी वाला नारियल होता है, जब वो परिपक्व हो जाता है तो जटा बन जाती है पानी वाला। फिर एक आप जानते हो सूखा नारियल होता है। तो सूखे नारियल में तो आप भुणपोष ही खाते हो अंदर वाला, और नारियल फल में आपने मोरफोलॉजी पढ़ा था 11th में कि खाने वाला पार्ट क्या होता है, भुणपोष। तो देखो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन टेंडर कोकोनट आपका होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होता है, यानी हजारों न्यूक्लियाई भी होते हैं। सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक नोट में आपको लिखूंगा भाई, पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। यस। और अब मैं यहाँ पर आपको एक स्पेशल पॉइंट बताता हूं, और वो स्पेशल पॉइंट क्या है, वो स्पेशल पॉइंट है कि
कि बेटा ध्यान दो, जैसे तो बेटा देखो, जो कोकोनट होता है, कोकोनट होता है, कोकोनट नारियल, तो नारियल में देखो अपन बात बेटा कि नारियल का जो लिक्विड होता है, जैसे आप वो हरा नारियल पीते हैं तो उसका जो अपन बात करें कि लिक्विड एंड तरल पीते हैं आप, उसको आप कहते हो तरल भ्रूणपोष। तरल भ्रूणपोष वो आप जानते हो कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, क्योंकि हजारों न्यूक्लियाई उसमें तैरते हैं, 1000 न्यूक्लियाई, थाउजेंड्स फ्री न्यूक्लियाई, और बहुत ज़्यादा आपके लिए पोषक होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए हरे नारियल खूब अच्छे पिया करें, है ना। तो आप ध्यान दें कि तरल भ्रूणपोष न्यूक्लियर एंडोस्पर्म 1000 फ्री न्यूक्लियाई, कोल्ड ड्रिंक की जगह, इनकी जगह आप नारियल पियेंगे तो आपका स्टेमिना, आपकी जो मतलब कि आपका बॉडी बहुत अच्छा तैयार होगा। यस, अगर अपन बात करें बेटा तो 1000 फ्री न्यूक्लियाई हो गए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तरल भ्रूणपोष। और ये जो व्हाइट पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट भी होता है ना उसके अंदर, जैसे आप नारियल में चाहे कच्चा नारियल में कितना ही पानी हो, लेकिन साइड में अगर सिर्फ खुद उसमें व्हाइट पार्ट भी होता है, तो जो व्हाइट पार्ट है, व्हाइट पार्ट वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म यानी वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। तो उस नारियल में दोनों प्रकार के होते हैं, और जो नारियल का तरल होता है ना उसको अपन लिक्विड सिंसियम भी कहते हैं, है ना, क्योंकि बहुकेंद्रीय अवस्था होगी ना, मुक्त केंद्रीय। तो कोकोनट वाटर टेंडर, कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जनरली फ्री न्यूक्लियर जो पानी है 1000 न्यूक्लियर उसमें तैरते हैं, लेकिन सराउंडिंग जो व्हाइट कर्नेल है, व्हाइट कर्नेल वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। जो व्हाइट कर्नेल है, ये व्हाइट कर्नेल पार्ट है ना, ये आप समझ सकते हो कि सेलुलर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और उसको आप कहते हो ना लिक्विड सिंसियम, मतलब हजारों मुक्त केंद्रक। ऐसे नारियल में आप जानते हो कि आप दोनों तरह के भ्रूणपोष देखते हो। यस बेटा, ये बात आपकी कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क। और जो तरल होता है ना उसको आप क्या कहते हो, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क, लिक्विड सिंसियम। यस, 100%। और अगर नारियल वो तो सूख भी जाए ना तब भी आप खाते क्या हो, भ्रूणपोष, जो व्हाइट अंदर से पार्ट भ्रूणपोष ही खाते हो। यस, तो दो टाइप के हो गए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। एक ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं बस, बाकी एक प्रकार का और बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो वो आपका बनता है बेटा मध्यवर्ती भ्रूणपोष, हेलोबियल। हेलोबियल भ्रूणपोष कैसे बनता है, तो मैं थर्ड टाइप का आपको एंडोस्पर्म बता देता हूं, जिसको आप कहते हो हेलोबियल भ्रूणपोष। व्हीट में, गेहूं में और इनमें बनता है। तो बेटा जो थर्ड टाइप का भ्रूणपोष होता है वो होता है हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म। मध्यवर्ती भ्रूणपोष। ये बेटा मध्यवर्ती भ्रूणपोष क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो मध्यवर्ती भ्रूणपोष होता है उसमें पहला न्यूक्लियर तो नॉर्मल आप यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा,
फर्स्ट डिवीजन तो नॉर्मल डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन तो क्या होगा, नॉर्मल। जैसे अपन बात करें बेटा कि ये आपके पास में है और वही कंडीशन की पीईसी सेल है और ये आपके पास में न्यूक्लियाई है जिसको आप बोल रहे हो पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसमें फर्स्ट डिवीजन तो क्या हो, फर्स्ट नॉर्मल डिवीजन, यानी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, फर्स्ट नॉर्मल डिवीजन। तो पहला डिवीजन तो कैसा होगा, नॉर्मल। नॉर्मल होते आप जानते हो कि आपके पास में 2 सेल आपके पास बन जाएगी, ये लो जी, ठीक है। अब आगे के जो डिवीजन है, आगे के जो डिवीजन है वो अपन बात रहे कि इस एक न्यूक्लियस में तो, ये न्यूक्लियस में तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और इसमें आपके हो सेलुलर डिवीजन, जो नॉर्मल डिवीजन, सॉरी, यानी नॉर्मल डिवीजन एक बार के लिए, चाहे फिर एक साथ फिर चाहे वाल बन जाए। तो देखो इस फॉर्म में हो कि यहां तो कई सारे न्यूक्लियाई बन जाएं, तो इसमें तो मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये तो कई सारे न्यूक्लियाई बन गए। और यहां आप जानते हो कि साथ साथ में वाल फॉर्मेशन हो जाए, तो ये इस फॉर्म में आपका हो गया। फिर चाहे एक साथ ही मल्टी सेलर टिश्यू में चेंज हो जाए, एक साथ से फिर मल्टी सेलर टिश्यू में चेंज हो जाए, तो ये आपका होता है हेलोबियल। क्या होता है बेटा, हेलोबियल। और स्पेशली अपन बात करें कि जैसे वीट में इनमें होता है, यस, तो आप समझ सकते हैं जैसे वीट के दाने को आप दबाते हैं ना तो वाइट वाइट लिक्विड सा बाहर आता है ना, तो कच्चे दाने को आप दबाएं तो यही होता है, तो हेलोबियल एंडोस्पर्म हो गया। तो ये 3 टाइप के आपके हो गए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल, पूरे हो गए कंप्लीट, यस। और अब अपन बात करेंगे कि कुछ एक आधे कुल तो हैं जहाँ एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ही नहीं होता है। फिर अगली बात सुनो कि फिर जब जायगोट से एम्ब्रियो बनता है तो एंडोस्पर्म उत्तक का कंजप्शन होता है, उपभोग होता है। अब जब एम्ब्रियो से जायगोट से एम्ब्रियो बने और एंडोस्पर्म टिश्यू कंजप्शन हो, तो परिपक्व भ्रूण बनते बनते अगर पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाए, तब तो फिर जब ओव्यूल से सीड बनेगा तो अभ्रूणपोषी बीज होंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्बुमिनियस। और अगर शेष रह जाए भ्रूणपोष थोड़ा सा भी, तो भ्रूणपोषी बीज होंगे, भ्रूणपोषी बीज होंगे। हालांकि वो आपके सीड में भी दे रखा है, 11th में भी दे रखा था, तो अब वो क्लियर चीज हो जाएगी। अब 100% यहाँ क्लियर, देखो कई चीजें 11th की 12th से लिंक है, ऐसे लिंक होती है बेटा थोड़ी सी, तो थोड़ा सा अपन को नॉलेज को लेके चलना पड़ता है। बात को समझ रहे हो? तो अपन देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन। आप बेटा देखिए इसमें नेक्स्ट लाइन कि कुछ आवर्त वेजिकुल ऐसे होते हैं जिनमें ये अपन बात रहा है कि एंडोस्पर्म का निर्माण जो होता है वो एब्सेंट होता है। यस बेटा, ये निर्माण नहीं होता है ना। तो आप क्या लिखोगे कि कुछ आवर्त बीजी कुलों में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एब्सेंट होता है ना। जैसे अपन कहें, जैसे अपना बेटा जो पोडो स्टेमेसी एकुल है, पोडो स्टेमेसी एकुल है, ऐसे अपन बात रहे कि ऑर्किडियेसी, पोडोस्टोमेसी, और ऐसे अपन बात रहे कि एकुल और है जो है ऑर्किडेसी। ये इनमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, एब्सेंट। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा कि जो पोडो स्टेमेसी है, पोडो स्टेमेसी में तो जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, एम्ब्रियो सैक, जो न्यूसेलस होता है, बीजांड का युक्तक, न्यूसेलस जो बीजांड का युक्तक होता है, बीजांड का युक्तक, वो शीघ्र ही विघटित हो जाता है, शीघ्र ही विघटित हो जाता है। और एक गुहा निर्मित करता है, गुहा निर्मित करता है, एक गुहा कैविटी निर्मित करता है जो
पोषक पदार्थों से भरी होती है, पोषक पदार्थों से भरी होती है। सही, तो उसको आप कहते हो सूडो एम्ब्रियो सैक भी कहते हो, सूडो एम्ब्रियो सैक। तो ये बात हो गई। यस बेटा, अब अपने सामने जो टॉपिक आता है वो आता है कि ये डेवलपमेंट हुआ न्यूट्रिटिव टिश्यू का, इतना अपना बात देखिए, ये डेवलपमेंट हुआ, ये क्यों हुआ, किस काम में आएगा। यस, तो अपन इसमें एक हेडिंग के फॉर्म में पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 11th की भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, वापस से क्लियर, जिसने अच्छा पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो भी क्लियर हो जाएगा। यस बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अपन पढ़ते हैं कि फैट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म टिश्यू, यानी अब उस भ्रूणपोष उत्तक का विकास हो गया, तो उस भ्रूणपोष उत्तक का भविष्य क्या है, उस भ्रूणपोष उत्तक का भविष्य क्या है, फैट ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू क्या है बेटा। यस, तो ध्यान से सुनो कि फैट ऑफ एंडोस्पर्म टिश्यू, उसका क्या भविष्य है। तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो डेवलपिंग एम्ब्रियो, शुरू में लिखा दिया कि विकासशील भ्रूण को ये पोषण प्रदान करेगा, विकासशील भ्रूण को ये पोषण प्रदान करेगा, है ना। मतलब अपन सीधी सी बात कहें कि भ्रूणपोष है ही किसके लिए, भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण देने के लिए है, पोषण देने के लिए है। तो बेटा भ्रूणपोष है ही किसके लिए, विकासशील भ्रूण को पोषण देने के लिए है, न्यूट्रिशन देने के लिए है। बात को समझी। लेकिन अपन क्या कहते हैं कि यही भ्रूणपोष है ना, यहां पर अपन कहें कि दो पॉसिबिलिटीज होगी, यहां दो संभावनाएं होगी, दो पॉसिबिलिटीज है ना। तो फिर आप कहोगे बेटा कि यहां दो संभावनाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं। यदि फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट पॉसिबिलिटी, तो यदि अपन कहें कि यदि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, जब जाइगोट से भी एम्ब्रियो बनेगा, अपन पढ़ाएंगे भी एम्ब्रियोजेनेसिस है ना, तो यदि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का पूरे एंडोस्पर्म टिश्यू का संपूर्ण भ्रूणपोष का उपभोग यानी कंज्यूम उपभोग हो जाए, है ना। अपन कहें बेटा कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ कंप्लीटली एंडोस्पर्म टिश्यू कंज्यूम्ड, पूरा भ्रूणपोष उत्तक की क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, यानी पूरा यूज हो जाए। यस बेटा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इट completely consumed during डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, है ना। और सीधी सी बात कि जब फिर ओव्यूल सीड बनाए तो ये मैच्योरिंग सीड में आप कहें कि एब्सेंट रहे। यस, मतलब सीड मैच्योरेशन से पहले पहले इसका कंप्लीट यूज हो जाए। यस बेटा, आप ऐसे कहोगे कि अर्थात सीड मैच्योरेशन यानी परिपक्वन, सीड मैच्योरेशन से पहले पूर्ण उपभोग हो जाए, एम्ब्रियो इसका पूर्ण उपभोग कर ले। क्योंकि जानते हो ये आपने पहले जाइगोट से एम्ब्रियो और उधर ओव्यूल से सीड और ओव्यूल से फ्रूट, ये एक साथ बनते हैं साथ साथ। ऐसे नहीं पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, फिर सीड बनेगा, फिर आपका फल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे बिल्कुल कच्चा फल होता है, बीज भी कच्चे होते हैं और उसके अंदर एम्ब्रियो भी हुई। बात को समझे नहीं समझे। तो सीड मैच्योरेशन से पहले इसका पूर्ण उपभोग हो जाए, तो फिर जो ऐसे सीड होंगे, ऐसे बीज होंगे, है ना, इस प्रकार के बीज,
तो फिर आप कहोगे कि इस प्रकार के बीज, आपको मैं कह दूं बेटा कि नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक अभ्रूणपोषी, आप पढ़ाता ना भ्रूणपोषी आवर्तबीजी कुलों के अंदर। यस बेटा, तो इस प्रकार के जो बीज होंगे वो आपको मैं बता दूं कि नॉन एंडोस्पर्मिक, या अपन उनको कहें गैर एल्बुमिनियस, एक्स एल्बुमिनियस सीड होंगे। या बेटा अपन बात करें नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनियस सीड होंगे अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनियस, ये आपके सीड होंगे। क्योंकि फिर उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म शेष नहीं रहेगा, एंडोस्पर्म शेष नहीं रहेगा। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो फिर अपन कहें कि इनके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें, जो भी एग्जाम्पल इनके होंगे, तो बेटा अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्बुमिनस, तो अपन एग्जाम्पल यहाँ बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ डाइकोट, वैसे तो लगभग सभी डाइकोट सीड मतलब क्या होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। चाहे तुम कितने भी एग्जाम्पल दो, जैसे मटर का एग्जाम्पल दो, पी, चने का 2 ग्राम, ये जो मटर है, चना है ना, जो भी दलहन है, चाहे वो मूंग हो चाहे मोठ हो, है ना, तो पी है, ग्राम है, ग्राउंड नट है, मूंगफली है ना, ये सारे जो मोस्ट ऑफ डाइकोट्स, जितने भी डाइकोट्स हैं, पी, ग्राम, ग्राउंड नट, चाहे वो मस्टर्ड हो, है ना बेटा। और मैं आपको बता दूं कि बीन जो सैम की फड़ी होती है, बीन्स जितने भी हों, जितनी भी दालें हों, पल्सेज हों, तो मैं कह दूं बीन, पल्सेज, ये यानी मोस्ट ऑफ डाइकोट। और डाइकोट तो लगभग सभी डाइकोट क्या होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं, नॉन एल्बुमिनस होते हैं, नॉन एल्बुमिनस। अपवाद है ना, अपवाद अपन लिखेंगे कि जो कैस्टर है ना, कैस्टर अरंड, वो कैस्टर अपन बात करें कि कैस्टर डाइकोट होते हुए एंडोस्पर्मिक है, यानी भ्रूणपोषी है। सही, हाँ। और एक मोनोकोट भी है, जैसे ऑर्किड मोनोकोट होते हुए, ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ऑर्किड मोनोकोट होते हुए अभ्रूणपोषी है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। बात को समझ रहे हो आप? क्लियर है? तो ये सारी बात आपके सामने, और वैसे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन भी नहीं होता ऑर्किडेशिया में, तो ये बात आपके सामने आ गई। तो ये आपके हो गए एंडोस्पर्मिक सीड, सॉरी ये हो गए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनियस, अभ्रूणपोषी या गैर, जो सारे डाइकोट एक कैस्टर को छोड़ के, यस कैस्टर और कुछ सनफ्लोर एक आधे मेंबर को छोड़ के सारे डाइकोट, पी, ग्राम, ग्राउंडनट, बीन, पल्सेज, ये सब आप जानते हैं कि अभ्रूणपोषी होते हैं। कैस्टर डाइकोट होते हुए भ्रूणपोषी है, और ऑर्किड मोनोकोट होते हुए क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, अभ्रूणपोषी है। ऑर्किड क्या है बेटा, अभ्रूणपोषी। बात को समझ रहे हो? क्लियर? अब अपन देखो दूसरी पॉसिबिलिटी का अध्ययन करें। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? तो यहां पर जो सेकंड पॉसिबिलिटी वो ये है, नेक्स्ट अपन सेकंड पॉसिबिलिटी लेते हैं, तो ध्यान दें। सॉरी, यस बेटा। तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी है कि भ्रूणपोष जब भ्रूण को पोषण दे रहा है, लेकिन देने के बाद भी वो शेष रह जाए, है ना, तो अपन कहें कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान आप सेकंड कंडीशन लगाएंगे कि यदि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान
एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष उत्तक का उपभोग नहीं हो, है ना। ये भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष उत्तक का उपभोग नहीं हो, मतलब भ्रूणपोष उत्तक शेष रह जाए, है ना, यानी मैच्योर सीड में, यानी भ्रूणपोष शेष बचा रह जाए, है ना। इन्हें अपन ऐसे कहें कि प्रसिस्ट, अपन ऐसे कहें बेटा कि सीधी सी बात है कि जो परसिस्ट का मतलब होता है चिरस्थायी, परसिस्ट एंडोस्पर्म इन मैच्योर सीड, कि परिपक्व बीज में चिरस्थायी एंडोस्पर्म रह जाए। तो ऐसे इस प्रकार अपन कहेंगे कि इस प्रकार के बीजों को आगे अपन क्या कहेंगे, फिर एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनियस सीड कहते हैं, समझ गए ना। एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनियस भ्रूणपोषी एल्बुमिनियस अपन सीड कहेंगे। यस बेटा। और आप जानते हो कि फिर अपन बात करेंगे यहां पर एग्जाम्पल की। तो भाई जो मोस्ट ऑफ मोनोकोट हैं, मोस्ट ऑफ मोनोकोट, और मोनोकोट तो सारे एक ऑर्किड को छोड़ के, तो मोस्ट ऑफ मोनोकोट क्या होते हैं, भ्रूणपोषी। यस। चाहे जितने भी अनाज हैं आपके, अनाज तो किसी का भी नाम आ जाए, चाहे वीट गेहूं का नाम आए, चाहे राइस चावल का नाम आए, तो वीट है, राइस है, या अपन बात है कि बार्ले मतलब जौ का नाम आए, यस, या मेज मक्का का नाम आए, यानी जितने भी अनाज हैं, और सारे ही मोनोकोट। मैंने एक अपवाद लिखा था ऑर्किड, जो मोनोकोट होते हुए आप समझ सकते हो कि ऑर्किड यानी मोनोकोट होते हुए नॉन एंडोस्पर्मिक है। बाकी वीट, राइस, मेज, बाजरा, ओट, जो जई होती है, ओट, ये सारे के सारे जो मोनोकोट्स हैं वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, एल्बुमिनस सीड होते हैं। यस। और अगर अपन जैसे आगे फिर अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना मेज के सीड की, तो वहाँ साथ में एंडोस्पर्म अपन पढ़ेंगे। यस बेटा। तो आप समझ पा रहे हैं कि सारे के सारे कोकोनट है, राइस है, वीट है, मेज है, बार्ले है, सनफ्लोर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो कैस्टर है, तो वहाँ पर बताया कैस्टर डाइकोट होते हुए, तो कैस्टर डाइकोट होते हुए क्या है, एल्बुमिनियस भ्रूणपोषी है, यानी एंडोस्पर्मिक है। यस। अपन कहें कि डाइकोट होते हुए, सही, हाँ। ऑर्किड मोनोकोट होते हुए गैर भ्रूणपोषी है, वो मैंने बता ही दिया था आपको। यस। इसके अलावा अपन बात हो रहा है कि सनफ्लोवर है, कोकोनट है, ये सब भ्रूणपोषी हैं। और कुछ वहाँ नई एनसीईआरटी में जो 11th में दे रखा है कि कुछ सोलेनेसी के मेंबर, बीजों का आकार छोटा होने के कारण कुछ सोलेनेसी के मेंबर भी क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, है ना बेटा, एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी भ्रूणपोषी होते हैं। बात को समझ रहे हैं, क्लियर। तो ये सारी बात मैंने सीड की सारी बात यहाँ भ्रूणपोष के साथ ही बता दी, ताकि आगे बहुत आसानी होगी। यस। तो ये कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया भ्रूणपोष। अब एक इसमें एक पॉइंट और होता है जो नोट के रूप में होता है कि चलो भ्रूणपोष के बेसिस पे तो आपने बता दिया भ्रूणपोषी, वो अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूसेलस है ना, बीजांड का उत्तक, तो जो बेटा न्यूसेलस है, बीजांड का उत्तक है, वो भी परसिस्ट रह जाता है। तो फिर अपन कहते हैं उसमें पेरिस्पर्मिक सीड, अपन उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। यस बेटा। तो ध्यान दे, अपन नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो बेटा कि कुछ एंजियोस्पर्म में, अब अपन एंडोस्पर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था
कि भाई बीजांड का जो मेन उत्तक होता है, बीजांड का जो सबसे मेन उत्तक होता है वो आपका होता है न्यूसलस। ऐसे न्यूसलस होता है, उस न्यूसलस से एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकार, फिर 4 गुरु बीजाणु से 3 गुरु बीजाणु, फिर आपका एम्ब्रियो सैक बनता है। फिर आपने कहा कि वो पोलिनेशन और भी फर्टिलाइजेशन। तो सीधी सी बात अपन करते हैं कि आपको मैंने पहले बता दिया, सीधी सी बात करते हैं कि कुछ आवर्त बीजियों में, ये अपन पहले एक लाइन ऐसे कहें, एक लाइन ऐसे करें कि सामान्यतः मोस्ट ऑफ कंडीशन में, जनरल कंडीशन में सामान्यतः न्यूसलस जो होता ना, उस बीजांडकाई उत्तक जो एमएमसी बनाने के बाद और फिर एम्ब्रियो सैक बनाने के बाद लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा रह भी जाए तो सामान्यतः न्यूसलस निषेचन तक समाप्त हो जाता है। न्यूसलस निषेचन तक समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बेटा आप कहते हो कि भाई सामान्यतः जो न्यूसलस होता है वो निषेचन तक समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में, लेकिन अपन कहें लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में, कुछ आवर्त बीजियों में, कुछ एंजियोस्पर्म में इसकी अत्यधिक मात्रा निर्मित होने से, जब निषेचन के बाद जब एम्ब्रियो बनता है और मैच्योर सीड बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है और फिर मैच्योर सीड बन जाता है, तो यह परिपक्व बीज में परिपक्व बीज में भी उपस्थित रहता है। मतलब मैं ऐसे कहूं कि परसिस्ट इन मैच्योरिंग सीड, परसिस्ट इन मैच्योरिंग सीड। यस, तो उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो परसिस्टेंट, चिरस्थायी, परसिस्टेंट न्यूसलस, चिरस्थायी परसिस्टेंट न्यूसलस, यानी चिरस्थायी बीजांडकाय। अब बेटा बीजांडकाय तो पुराना जो अपन बात रही पैतृक स्पोरोफाइट था, बात को समझे, क्योंकि उसके बाद ही तो उस स्पोरोफाइट से स्पोर मदर सेल और स्पोर बने, अगुणित अवस्थाएं दोनों तरफ, फिर वो फ्यूज होकर नया बनेगा ना जायगोट। तो लेकिन वो तो पैतृक बीजाणुद्भिद उत्तक था, पैतृक बीजाणुद्भिद, क्योंकि वो 2n था, है ना, पैतृक बीजाणुद्भिद, है ना, यानी वो तो 2n। बात को समझे? तो फिर ऐसे सीडों को अपन क्या कहेंगे? पेरिस्पर्मिक सीड, पेरिस्पर्मिक सीड यानी परिभ्रूणपोषी बीज। अब ये क्वेश्चन कई बार आ गया, जैसे आप काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च, तो काली मिर्च को खुदेरो, पहले एक थोड़ा सा एक आवरण होगा, फिर आप जानते हो व्हाइट उसमें एक आवरण होगा, व्हाइट पाउडर सा आएगा, तो वो वही होता है पेरिस्पर्मिक सीड, यानी परसिस्टेंट न्यूसलस ही होता है। तो ऐसे बीजों को आप क्या कहते हो? पेरिस्पर्मिक सीड कहते हो, परिभ्रूणपोषी बीज। यस, और ये कई बार आ गया कि जो पेरिस्पर्मिक सीड में जो न्यूसलस है वो क्या है? तो वो पुराना पैतृक स्पोरोफाइट है ना बेटा। तो ये किस किस में पाया जाता है? जो पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं वो किस किस में पाए जाते हैं? तो काली मिर्च और चुकंदर में। यानी एग्जाम्पल आपके क्या होंगे? ब्लैक पेपर, काली मिर्च व चुकंदर में। चुकंदर में आपका होगा बीट में। तो ये आपके वहां पर होंगे पेरिस्पर्मिक सीड। यस, तो ये क्वेश्चन कई बार बेटा एग्जाम के अंदर आ चुका है, कई टाइम पर आपने बात बेटा की, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा एंडोस्पर्म। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो भ्रूण का निर्माण। यस, जाइगोट सेल से। तो थोड़ी देर तक मैंने आपको बताया कि एक बार के लिए जाइगोट सेल रेस्ट करेगी, पहले एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीजन होंगे, तो वो डोरमेंसी ऑफ जाइगोट होती है। वो क्या होती है बेटा? डोरमेंसी ऑफ जाइगोट। तो देखो अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यस बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।
तो इस लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये लेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, पूरा लेक्चर होगा और वर्ड टू वर्ड। तो आप पहले एनसीईआरटी से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पहले पढ़ के आए, पहली बात, पहले स्टडी करें इस लेक्चर, है ना, ये यहाँ तक पढ़ने के बाद, है ना। दूसरी बात है बेटा कि पूरा दिमाग से ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो आपको बताया था मैंने, एनाट्रोपस ओव्यूल, तो उसमें माइक्रोपैलर एंड क्या होता है, चैलेंज एंड क्या होता है, उसका भी एक बार वापस से देखकर, तो अपन सबसे बेस्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। उसके बाद बहुत नॉर्मल टॉपिक सीड और फ्रूट, एपोमिक्सिस, यस, और फिर अपन बाद रिमेनिंग और अपन रिप्रोडक्शन मेथड जो फर्स्ट चैप्टर के ले लेंगे मस्त तरीके से, है ना। तो अब आप पढ़कर आए एम्ब्रियोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। थैंक यू वेरी मच।